नमस्कार दोस्तों, मैं विजय द फार्म नेशन कम्युनिटी से। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मोहनजीत जी धालीवाल। मोहनजीत जी धालीवाल एक परमाकल्चरिस्ट हैं। परमाकल्चर विधि से वो खेती करते हैं। तो हम डिटेल में उनसे परमाकल्चर से रिलेटेड और खेतीबाड़ी से रिलेटेड चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और उनके साथ चर्चाएं हमेशा लंबी हो जाती हैं क्योंकि उनका जो एक व्यू पॉइंट है वो काफ़ी डिफरेंट रहता है, अलग यूनिक व्यू पॉइंट्स रहते हैं उनके, और आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें निकल के आती हैं। तो मेरे ख्याल से इसको हमें इस पॉडकास्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जो मुझे अभी से ही लग रहा है। तो दोनों ही पार्ट बड़े इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। मोहनजीत जी का जो अर्ली कैरियर था वो एज ए नेशनल हॉकी प्लेयर रहा है। कैरियर नहीं कहूँगा, बल्कि मैं कैरियर तो उन्होंने इसको बनाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने स्पोर्ट्स को एक फ़न की तरह, एक लाइफस्टाइल की तरह लिया। तो उसके बाद उन्होंने बिजनेस पे हाथ आजमाया परमाकल्चर में आने से पहले। बिजनेस के बाद वो एज ए प्रोग्रेसिव फार्मर रहे हैं। जैसे उन्होंने भी प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ का भी उनको एक एक्सपीरियंस है। फिर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो गए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में उन्होंने सेलिंग पे भी काफ़ी टाइम वो दिया, डायरेक्ट कस्टमर से जहाँ इंटरेक्शंस रहते थे। तो बीइंग ऑर्गेनिक फार्मर वो सेलिंग साइड भी रहे हैं। तो इस वास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्होंने लास्ट में ये निर्णय लिया कि जो एक बैलेंस्ड अप्रोच है, एक बैलेंस्ड जो प्रोफेशन है, वो खेती के अलावा कुछ नहीं हो सकता, और उन्होंने परमाकल्चर स्टार्ट कर दी। तो इस पॉडकास्ट में हम खेती से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को साथ के साथ डिस्कस करेंगे, और कैसे एक जो मोस्ट बैलेंस्ड प्रोफेशन था वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, और कैसे एग्री बिजनेस जो इंटरनेशनल एग्री बिजनेस है उसने सारे गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिए हैं और हमारे जो एक फार्मिंग कम्युनिटी को कंफ्यूज कर दिया है एक टाइम पे। तो आइए मोहनजीत जी से इस विषय पे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, नमस्ते विजय जी। मेरा जन्म इधर ही का है, चंदी मंदिर का है। मेरे फादर फौज में थे, तो उनकी रिटायरमेंट हुई थी, तो हम पंचकूला में रहने लगे थे। तो मेरा जन्म सिटी का ही है, ये चंडीगढ़ सिटी का ही है। तो इसके बाद एजुकेशन भी इधर ही हुई है। और फिर स्कूलिंग कॉलेज में गए, तो कॉलेज में गेम्स में था। मैं स्कूल में ही हो गया था, नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर, खेलने लग गया था मैं हॉकी। तो हम्म। फिर मैं नेशनल खेला, स्कूल नेशनल खेला, जूनियर नेशनल खेला हूँ। तो फिर कॉलेज में गए, कॉलेज एसडी कॉलेज में पढ़ते थे, तो एसडी कॉलेज में भी हॉकी खेलते थे। तो पढ़ाई कम की है, गेम में ही ज्यादा निकला है स्कूल और कॉलेज। तो लेकिन 2000 के स्टार्टिंग में, जब 2001-2 में जब हमारा कॉलेज खत्म हुआ, तो फिर लेकिन मैं हॉकी में मैंने करियर नहीं बनाया, जॉब वगैरह नहीं मैंने की। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तब। तो थोड़ा इनोवेशन थी, पहले से ही था कुछ डिफरेंट करने का, पहले से ही दिमाग इस टाइप का ही था। नहीं, एक एक बात तो मुझे समझ में आती है यहाँ पे कि जो बंदे स्पोर्ट्स में रहते हैं ना, स्पोर्ट्स में वो टाइम से पहले दुनियादारी को समझ जाते हैं। ठीक है, वो तो हाँ साफ दिख रही है आपके साथ बात करके भी। वो बार बार मुझे एहसास होता है कि आप अपने लोगों को, मतलब सोसाइटी को, अलग हो सकता है पर अ, एक वो पैटर्न देखूं तो उसके हिसाब से लगता है आप एडवांस हो। मतलब कई बार बहुत सारी पॉपुलेशन बहुत टाइम के बाद सर्कल चक्कर काट के वहां पे जो पहुंचती है, आप पहले ही पहुंच गए हो वहां पे। हाँ पर फिर भी आपको, मतलब एक मेरा क्वेश्चन है, फिर भी आपको जो स्पोर्ट्स का एक ग्लैमर होता है, आपने नेशनल खेला है, नेशनल खेलना एक बहुत बड़ी बात रहती है। इंडिया जैसी पॉपुलेशन और कम्पिटिटिव कंट्री में नेशनल खेलना भी बहुत बड़ी बात है। तो आपको वो लुभाने वाली अपॉर्चुनिटी और वो ग्लैमर आपको आपके टाइम पे भी चल रहा होगा, तो आपको नहीं लगा कि भाई उसी में कैरियर बनाना चाहिए, या इस टाइप का कुछ दिमाग में नहीं है?
बचपन से ही ना जो मेरा ब्रेन है जो वो ना प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। तो स्पोर्ट्स भी ना ओके। एक टाइप की प्रॉब्लम सॉल्विंग थी कि जो शाम का टाइम है, बढ़िया फिट होना चाहिए, खेलना चाहिए, मजा आना चाहिए। जब भी इसको करियर के तौर पर देखते थे, जैसे हम हमारे उधर टीम्स आती थी, आईटीबीपी आती होती थी, सीआईएसएफ की टीम आती थी, और हम्म। और भी काफी टीम्स आती, एयरफोर्स की टीम आती थी हमारे ग्राउंड में। तो ना वो लोग जब एज अ जॉब को हॉकी खेलते हैं ना, तो वो एक नौकरी के टाइप लगता था हमें। तो कभी ना हाँ उनको हाँ। देखकर हमारे जो जो प्लेयर्स आते थे हमारे, हम उनको बड़े सीनियर्स होते थे हमें, तो ऐसे लग रहा था कि यार इनकी लाइफ तो ना बड़ी बुझी बुझी सी है, रोज एक गाड़ी आ जाती है, ग्राउंड में खेल लेते हैं, तनख्वाह ले लेते हैं, वापिस चले जाते हैं, कि कुछ लुक फॉरवर्ड करने को लाइफ में नहीं है। तो जो मतलब आपका जो कहना है कि अगर इसको हम एज ए लाइफस्टाइल का पार्ट, जो आपने एक वर्ड यूज किया था हाँ इसके लिए, तो हाँ वो एक हाँ फ्रीडम लगता है गेम। और हाँ अदरवाइज अगर इसको कैरियर बना लो तो एक बाउंडेशन रहती है टू हाँ सर्टेन एक्सटेंट। बाउंडेशन। हाँ, तो हम उनसे बात भी करते थे, जो बड़े थे, सीनियर्स थे, ऐसे मिलते थे आईटीबीपी वगैरह से, यही टीम थी पंजाब में हमारे पास पास। तो कहीं ना वो हॉकी भी ऐसे खेलते थे जैसे नौकरी कर रहे हैं। तो अच्छा उनको अच्छा। उनके लिए बर्डन होता था कि आज ग्राउंड में जाना है, आज मैच खेलना है ना। लेकिन जो हम मेरा खेलने का तरीका था वो एक्साइटमेंट थी। तो हम्म। जो एक्साइटमेंट होती है ना, तो वो लाइफ में ना आपको हमेशा नई चीज में आएगी, आप नया नया करते जाओगे, आपको आप आगे आगे चलते जाओगे, तब तो एक्साइटेड रहोगे। लेकिन आफ्टर तो नेशनल खेला हमने, जूनियर नेशनल खेला, हम विनर भी रहे हैं इंडिया लेवल पर, इंडिया के मतलब अंडर 19 विनर भी रहे हैं। लेकिन कभी भी वो ना जॉब को एक्साइट नहीं कर सकी। ऐसे था कि खेल लेंगे, क्लब की तरफ से खेल लेंगे, क्लब की तरफ से खेलने अच्छा लगता था, मैंने क्लब की तरफ से खेला भी है। तो चंडीगढ़ का बहुत अच्छा क्लब था, रॉक रोवर्स क्लब, तो उसके तरफ से खेलना अच्छा लगता था। लेकिन कभी ऐसे नहीं लगता था कि यार मैं जॉब करूं, जॉब वाला सिस्टम नहीं अच्छा ओके लगा। ओके। तो वो फ्रीडम चाहिए थी कि हाँ स्पोर्ट्स होनी चाहिए लाइफ में, लेकिन मैं स्पोर्ट्स के लिए ही अपना सब कुछ नहीं निशावर करना चाहता। ओके ओके। हाँ, हाँ, जैसे तो अब मतलब लगा ये कि एक अलग अलग स्टेजेस हैं लाइफ में। मेरे ख्याल से तो हम्म हर बंदे की आती है, चाहे कोई भी हो, ऑल ओवर हम्म वर्ल्ड। एक एक एजुकेशन का पार्ट आता है, साथ में स्पोर्ट्स का हम्म पार्ट आता है, फिर वो हम्म कैरियर में तब्दील हो जाता है। पर कहीं ना कहीं जैसे मुझे मतलब पहले भी आपसे डिस्कशन होते रहे, अभी भी जैसे एक वही एलिमेंट उभर के आ रहा है कि बाउंडेशन में नहीं रहना है। एक हाँ फ्री अपना जो जो आप एज ए इंडिविजुअल हो, जो आपकी पर्सनैलिटी है, या जो हाँ आपका मन जो आपको सूट कर रहा है, मतलब आपने वो हाँ एक अर्ली स्टेज पे फाइंड कर लिया, या फाइंड करने की आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते रहे। जैसे स्पोर्ट्स मेरे लिए आज भी मेरे पार्ट का लाइफ का पार्ट है स्पोर्ट्स। मैं हाँ लेकिन हाँ। स्पोर्ट्स को एज अ फिटनेस और एज अ लर्निंग लेता हूँ। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स को एज ए करियर लेना एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। स्पोर्ट्स शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ योर करियर। स्पोर्ट्स आपका हम्म एड ऑन होना चाहिए, आपकी लाइफ की हर चीज में स्पोर्ट्स की झलक दिखनी चाहिए। अगर आप मार्केट भी जा रहे ओके। हो तो एज ए स्पोर्ट्समैन जाओ मार्केट में, है ना। तो ठीक ठीक। आपका फील होना चाहिए कि यार मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोल देते हैं जिसको हम। तो हम्म। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में ना होता फ्रीडम बहुत होती है। वो अपने ओपोनेंट की इज्जत बड़ा करता है, जिससे हारता है उसकी भी इज्जत करता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में। हम्म तो ये जो नौकरी वाला पेशा जब आ जाता है ना, तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खत्म हो जाती है। फिर ना हम्म आप एक स्लेव टाइप बन जाते हो कि हाँ यार वो टूर्नामेंट आ गया, अब वहां जाना पड़ेगा, आपकी ना क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है लाइफ की। तो इसलिए मैं ज्यादा स्पोर्ट्स को मैं मुझे लगा कि स्पोर्ट्स शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, नॉट एज अ पार्ट ऑफ योर हम्म। करियर। तो फॉर अ गुड ब्रेन, अच्छे अच्छे ब्रेन के लिए मुझे लगा बिजनेस करना चाहिए साथ में। तो ओके मैंने ओके। अपना बिजनेस स्टार्ट किया, हमने गारमेंट्स में हमने स्टोर स्टार्ट किए। तो वो स्टोर काफी हम्म। अच्छे चले। फिर हमने फ्रेंचाइजी भी ली कंपनीज के साथ, बैंकिंग सेक्टर को जाना कि बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है। तो हम ओके दो ओके। तीन शॉप्स बना ली हमने 2010 तक। तो लेकिन हम्म। फिर ये आया कि जो ये बिजनेस है इतना डिमांडिंग है, ये फिजिकल को डिमांड करता है ना। तो ओके। हमारा फिजिकल फिटनेस लेवल वो नहीं रहा। 2010 में जाकर देखा, स्ट्रेस बड़ा था, है।
तो फिर ओके ये डिसाइड किया कि क्या चीज है यार जिसमें मन भी अच्छा रहे और तन भी अच्छा रहे। तो फिर ये ओके लगा ओके। यार खेती कुछ ऐसा चीज है जिसमें मन और तन दोनों अच्छा रहता है। मतलब है ना ओवरऑल हम बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। हाँ ओवरऑल बैलेंस है। अगर हम जॉब एज अ स्पोर्ट्समैन लेंगे तो वो वहां पर वो तन की ज्यादा है, मन का कम है। वही गेम है, ओ- वही रूल्स है, उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ ज्यादा नहीं है, वही बॉल फेंकनी है, उसी में आप ग्रो कर रहे हो। है। और अगर हम बिजनेस में बिजनेस जाते में, हैं तो बिजनेस में अच्छा प्रॉब्लम बिजनेस सॉल्विंग में तो है भी। लेकिन फिजिकल डिमांडिंग, फिजिकल आप वो उतने हेल्दी नहीं रहते हो बिजनेस में। हाँ, उसमें भी मेरे ख्याल से जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस का, बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं आपको कस्टमर के हिसाब से। जैसे एक छोटी दुकान ही हाँ ले लीजिए। एक नॉर्मल हाँ छोटी दुकान वाली को कस्टमर के हिसाब से ओपनिंग करनी पड़ती है, उसकी सुबह खोलना पड़ता है, हाँ क्लोजिंग करती है। हाँ 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 और जैसे एक जो अनऑर्गेनाइज रिटेल है इंडिया में, तो इतना हाँ। किराना शॉप्स हैं, मॉम्स एंड पॉप हम्म, स्टोर्स हैं, वो मेरे ख्याल से आजकल तो ऐसी हालत हो गई है कुछ एरियाज को छोड़ने तो। सुबह 6 बजे हम्म, कस्टमर कहता है अभी 6 बजे खोला करो, कस्टमर कहता है हाँ रात को 11 बजे बंद करा करो, भाई जल्दी बंद कर देते हो। तो उसमें हाँ एक वर्क लाइफ बैलेंस मेरे ख्याल से बचता ही नहीं है। बैलेंस नहीं और बचता अगर आप बिल्कुल। उस कस्टमर के हिसाब से करोगे नहीं तो फिर वो बिजनेस कैसा होगा? हाँ, आप कभी भी पुरानी मंडियों में जाओ, जो जैसे हमारे मंडी अहमदगढ़ है या मलेरकोटला या बरनाला है, छोटे जो शहर है, आपको हमेशा हम्म, शॉपकीपर ना कुछ हैवी दिखेगा, जो गल्ले पर हम्म, बैठा रहेगा सारा दिन। बैठने सिटिंग बहुत है इसमें। रिटेल में जिस हम्म, जॉब में मैं था उसमें सिटिंग बहुत थी। तो सिटिंग एज अ स्पोर्ट्समैन को तो सिटिंग बहुत बुरी लगती है, सारा दिन बैठना एक पॉइंट पर। तो वो सिटिंग सिटिंग तो मुझे बहुत बुरी लगती थी। तो मुझे बड़ा बेचैन रहता था कि जब शॉप में सब बोलते थे कि शॉपकीपिंग इज ऑल अबाउट सिटिंग, तो मैं यार सिटिंग नहीं हम्म, कर सकता, सिटिंग करनी बड़ी मुश्किल लगती है मुझे। आइडियाज करवा लो, मैं एक्सपेंशन कर दूंगा, नवी खोल हम्म, लेंगे, ब्रांचेस बना लेंगे, परचेज कर लूंगा जाकर, लेकिन सिटिंग करनी बड़ी मुश्किल है। हम्म, वो शॉपकीपिंग ओके का तो ओके। सारा सिटिंग की गेम है, तो वो मुझे नहीं पसंद आया। तो फिर मुझे लगा कि फार्मिंग बेटर है, इसमें थोड़ा फिजिकल भी है और एक हम्म, इसमें मेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। तो फिर हम्म, पहले प्रोग्रेसिव फार्मर बने, नेट हाउस पॉली हाउस लगाए। तो फिर उससे हम्म, देखा इसमें तो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज बहुत ज्यादा है इसमें, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज ओके। था प्रोग्रेसिव फार्मिंग में, जो हम नेट हाउस पॉली हाउस बोल देते हैं ना, क्योंकि इसमें बड़े हम्म, एडवांस्ड लेवल के सीड यूज कर रहे हैं। तो जो खीरा खूरा लगा रहे हाँ, थे उसमें, वो इतना एक्सपेंसिव था, इतना एक्सपेंसिव सीड था कि मतलब ऐसे लगाइए कि 50,000 लाख रुपए किलो का सीड होता था उसका। मतलब इतना एक्सपेंसिव हम्म, सीड होता है, हमने ग्रामों में लेना होता है। फिर इतना महंगा अगर सीड लगाएंगे तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो प्रोटेक्ट करने के लिए दबाकर पेस्टिसाइड यूज किया जाएगा। तो फिर हम्म, वो बड़ा डेलिकेट प्लांट है, वो आउट ऑफ सीजन होते हैं। तो जब आउट ऑफ सीजन हो रहा है सब कुछ, तो उनमें बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड यूज करना पड़ रहा है, केमिकल यूज करना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे समझ हम्म, आया कि ये नहीं यार, जो नेचर का सिस्टम चल रहा है उसके साथ ये नहीं चलता सिस्टम। तो मैं तो अपने जो भी श्रोता है हम्म, आपके, तो उनको बताऊंगा कि कभी भी वर्ड यूज किया जाता है ना कि ये चाइनीज खीरा बोल देते हैं हम उसको, कोई कोई लोग तो उसको हाँ हाँ, ऑर्गेनिक खीरा भी मान लेते हैं जो सीडलेस है। जहां सीडलेस वर्ड ओके। आ गया, हाँ, तो उसको दो बार हम्म, सोचो लेने से पहले, क्यों? हम्म, जिसमें खुद हम्म, में ही सीड नहीं है वो आपको क्या देगा आगे। है ना? ओके ओके ओके। हम खुद सोचते हैं कि जब किसी की शादी होती है तो लोग बोलते हैं कि बच्चा होना चाहिए, सीड होना चाहिए। तो हम्म, जो आपके परिवार में जो भी सीड ही नहीं है जिसमें, तो वो अच्छा तो बीज ही संपूर्ण खत्म ही नहीं कर है ना दिया। वो। हाँ, वो तो हाँ ये संपूर्ण ही कहते हैं नहीं है। ना भाई, हाँ इसका तो बीज ही खत्म हो गया है, बीज ही जहाँ खत्म हो गया तो मतलब वहां हाँ आगे नेचुरल कोई लाइफ का जो प्रोपिगेशन होता है नेचुरली, हाँ उसका कोई हाँ स्कोप ही नहीं बचा। और अभी क्या है ना, बड़ा ये मैकेनाइज्ड, जेनेटिकली हाँ मॉडिफाइड और ये बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं। वो एक्चुअली में क्या हाँ है ना, जैसे जहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मोनोपोलाइज कर रही है सिस्टम को। हाँ कि भाई हाँ इनका तो बीज का ही कंट्रोल ले लो और बस फिर हाँ कहाँ आएंगे, बीज तो चाहिए ही हर किसी को चीज को आगे रिप्रोडक्शन के लिए, आगे प्रोडक्शन के लिए ना, उस चीज को आगे हाँ रेप्लिकेट करना है, आगे बढ़ाना है, तो प्रोपगेट हम्म, करना है। तो ये हम्म, एक मतलब ये आप जो खेती बाड़ी की जो एक नेचुरल व्यवस्था की बात करते हैं वो तो पूरी खत्म ही होगी। जो ये प्रिसीजन फार्मिंग है ना, जैसे पॉली हाउस की है, जो आपका भी जो एक्सपीरियंस रहा वो, इसको फिर से एक बार मतलब
अपना दोबारा से इसको दोहराता है इस चीज को कि भाई हाँ ये वास्तव में इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये हाँ इसमें बहुत सारा। ये जैसे ऐसे लगाइए ना, जो जैसे यूरोप हो गया, या बहुत ठंड होगी, बहुत हिमाचल में बर्फ पड़ हम्म, रही है कहीं, वहां के लिए तो हम्म, ठीक है कि आपने बंद कर लिया, उसके अंदर आपका सर्वाइवल का आप जुगाड़ बना रहे हो अपना, है ना, जहाँ बर्फ हम्म। नहीं ढका रहेगा, अगले 6 महीने आपको कुछ ग्रो ही नहीं कर सकते, तो ठीक है एक पॉली हाउस लगा लिया, जिसके अंदर एटलीस्ट आपका सर्वाइवल, वो सर्वाइवल स्किल है, वो कोई बाजार में बेचने वाला प्रोडक्ट नहीं है, जो पॉली हाउस हाँ नहीं नेट मतलब हाउस है। इंडिया, खासकर स्पेसिफिकली इंडिया के लिए देखें तो इंडिया में तो ऐसा कोई मजबूरी है नहीं इतना, हाँ मतलब क्लाइमेटिक सुटेबल कंडीशंस है डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए। हाँ इतना हाँ मतलब वर्ल्ड का नंबर वन एग्रीकल्चर लैंड है। अगर इंडिया का एरिया और उसका परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड देखें तो इंडिया नंबर वन पे है। और हम्म क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी तरह तरह के क्लाइमेट्स हैं, तो यहाँ तो सब कुछ पॉसिबल है डिफरेंट डिफरेंट हाँ क्लाइमेट्स में, तो इतना वो हाँ डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट है। तो यहाँ तो हम्म ये है ना, ये मार्केट करके डंप की गई है चीजें, थोपी गई है बाहर हाँ से। जिन टोपी कंट्रीज है। के पास है ना कोई चारा ही नहीं बचा, तो उनको तो ये हम्म एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था, चाहे पोली हाउस हो चाहे कोई हाँ, प्रिसीजन फार्मिंग के अलग टेक्निक्स हो, हम्म मल्टी लेयर फार्मिंग हो। और हम्म इंडिया के लिए अभी ये बहुत डाउटफुल चीजें हैं, और मतलब हम्म जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से इंडिया को करने की। हाँ, तो तभी मेरा मकसद ये है कि डिमांड तो देखो कस्टमर साइड से ही आती है। अब कस्टमर हाँ खुद ही बोलता है कि मुझे सीडलेस खीरा चाहिए, ठीक है, हाँ हाँ। और काफी लोग सीडलेस खीरे को ऑर्गेनिक खीरा ही समझ लेते हैं। कुछ लोग इसको ये हम्म बोलते हैं ये ऑर्गेनिक है, इसमें सीड नहीं है, दूसरे वाला देसी है, हम्म ये ऑर्गेनिक है, ऐसे ऐसे लोग बोल देते हैं हम्म बात। तो ये तो हम्म मीडिया का ही काम है, जैसे आप जैसे लोगों का ही काम है कि जो गैप है ना अर्बन लोगों में और गांव के लोगों में, ये गैप को पूरा हम्म। करना। तो हम मतलब मैं तो हाँ तो हमेशा, ये जब मुझे भी, जो मैं भी पहले ऐसे ही जो लेता था, जब आपने मुझे नहीं नॉलेज थी, मैं भी वो खीरा हम्म, खरीदते थे, हमें लगता है ये बढ़िया, ये नया, ये अच्छा है, ये ऑर्गेनिक होगा। तो जैसे अब पता लगा, हम्म, मैं हमेशा देसी खीरा खरीदता हूँ बाजार में जाकर। हम्म। देखिए मोहनजीत जी, ये डिमांड जो आपने वर्ड यूज करा ना, ये तो मार्केट ड्राइवन है। अब हाँ मार्केट ही ये चीजें ड्राइव करती है, कस्टमर को तो देखो क्या पता है। अब कस्टमर का तो अलग अलग लेवल का एग्रीकल्चर साइंस पे अंडरस्टैंडिंग है। और जब से हम्म अर्बनाइजेशन हुआ है तो अर्बन कस्टमर को तो मतलब आप पूछ लो कि भाई, जैसे कई बार मजाक भी बनते हैं, अपने कुछ पॉलिटिशियंस हैं उनके तो बड़े बड़े मजाक बन गए इस चीज पे कि वो किस क्या पौधा है, क्या पेड़ है, क्या है, मतलब हाँ इस टाइप की हाँ चीजें उनको नहीं मालूम है, वो फिर मार्केट उनको बताती है। अब मार्केट हाँ ने ही देखो ये चीजें ग्लैमर, और अब आप देखो एक टाइम पे आप देखोगे तो इतना मतलब एक टाइम पे ब्यूटी की डेफिनेशन कुछ होती थी, ठीक है ना। हाँ जब उन्होंने वो फेयर लवली कॉस्मेटिक्स लॉन्च करना था अफ्रीका में, तो उन्होंने हाँ ब्यूटी की डेफिनेशन को वहां के कंज्यूमर को पकड़ने के लिए रीडिफाइन किया। ऐसे हाँ ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और जो बात खीरे की हाँ आप कर रहे हो, भाई दिखना हाँ सुंदर चाहिए, और ईज और कन्वीनियंस की तरफ शिफ्ट कर दिया है हाँ कंज्यूमर को कन्वीनियंस कि की भाई तरफ है, हाँ कन्वीनियंट हो, बीज भी नहीं निकालने पड़े, खाने में एकदम इजी हो, हाँ छीलना भी नहीं पड़े इनफैक्ट, छीलना भी ना मतलब पड़े। छीलना भी ना पड़े। तो अब वो वो कन्वीनियंस एक ह्यूमन साइकोलॉजी में है, उसको आप जितना हाँ कन्वीनियंट चीजें बना के दोगे। अब और हम्म, मार्केट है ना, मार्केट यही करती जा रही है कि पहले तो लोगों हाँ के लिए चीजें कन्वीनियंट, इजीली अफोर्डेबल करवा दो। अब जैसे ये बैंकिंग की व्यवस्था लोन की चालू हुई, भाई हाँ इजीली अवेलेबल है गाड़ी, गाड़ी हाँ सुंदर सी गाड़ी बनाई, एडवर्टाइजमेंट हाँ करी, अवेलेबल के लिए बैंक आ गया। तो ये तो मार्केट की चीजें हैं जो खेती बाड़ी में तो खैर खासकर अप्लाई नहीं होती। अगर हम हाँ देखो, आपने ही बताया कि आप एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए गए थे वहां पे। अब हम्म बैलेंस्ड लाइफ को अगर इन चीजों से आप इम्बैलेंस कर दोगे, मैकेनाइजेशन से, कि भाई नहीं हम्म इसमें भी सुंदरता होनी चाहिए, जो उसका हम्म सिस्टम है वो खराब कर दिया, तो वो मतलब फिर वो नेचुरल रही नहीं ना, फिर तो वो भी हाँ आर्टिफिशियल बन गई। एप्लीकेशन, हाँ वही जो खेती में मैंने बहुत कुछ सीखा, जब जब हम कनेक्ट करते हैं ना सॉइल के साथ, तो हमारा हाँ ना जो एक शहरी बंदे का एक भ्रम होता है कि हर चीज इंजीनियर्ड है, हर चीज मशीन है ना, हमें तो ऐसे लगता है कि हाँ खेती भी मशीन की तरह ही चलेगी। तो अब समझ हाँ आया हाँ कि नहीं यार, खेती तो जीवन है उसमें, वो उसके उसको आप ऐसे नहीं ले सकते जैसे फैक्ट्री रन करनी है, वो बिल्कुल डिफरेंट हम्म प्रोसेस है। वहां पर पैसा ही सबसे आगे नहीं है, बहुत कुछ है और भी।
मतलब बड़ा मूड है, बड़ा हैप्पीनेस है, इमोशंस हैं खेती में, बड़ा कुछ है, तो फीलिंग्स हैं। तो खेती का ना जो आउटपुट है ना, वो आपको ऐसे नहीं सोच सकते कि मैंने डॉक्टर बनना है या मैंने किसान बनना है, मुझे ऐसे लग रहा है। मतलब इसमें डिफरेंस है ना। तो आप हाँ ये नहीं सोच सकते कि मैं फैक्ट्री खोलूं या मैं खेती करूं। तो ये बड़ा डिफरेंट डिफरेंट हम्म। ट्रेड है। ये खेती को ऐसे बोल सकते हैं कि जे मैं गुरुद्वारा जाऊं या मैं खेत में जाऊं, मंदिर जाऊं या मैं खेत में जाऊं। तो ये नहीं एक नहीं, टाइप का आपने, धर्म है, कल्चर है ये। हाँ आपने सही बात बोली। अभी देखिए, बिल्कुल सही बात बोली आपने कि ये देखो, खेती का ना एक अपना सिस्टम है। आदमी हाँ फैक्ट्री खोलने जाता है, वो अपना सिस्टम बनाता है वहां पे। पर हाँ ये क्या है, एक बना हुआ सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर आपको काम करना, दोनों ही बड़ी डिफरेंट है। मतलब खेती बाड़ी हाँ में एक सिस्टम बना हुआ है प्रकृति का, उसके अंदर आपको हाँ जाके काम करना है, और उस हाँ। सिस्टम में ना, उस इकोसिस्टम में फिट होना है। भाई उसमें हम्म मान लो जो अपना जो जीवित चीजें हैं, सॉइल है, सबका अपना महत्व है। आपको उनको हम्म डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको भी उसका हिस्सा बनना है। अदरवाइज हम्म फैक्ट्री में आदमी क्या करता है, अपने हिसाब से, अपने माइंड से हम्म एक सिस्टम बनाता है। जैसे आपने हम्म, बताया अभी डॉक्टर है, डॉक्टर एक सिस्टम बना हुआ है, वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है, आपको उस सिस्टम हाँ में जाके फिट होना है। ऐसे हाँ इंजीनियरिंग का एक सिस्टम बना हुआ है, आप कुछ हाँ। चीजें ऐड कर सकते हो, पर एक एग्जिस्टिंग सिस्टम में सीखना है आपको, बेसिक और फिट हम्म होना है। तो ये एक तो आपने सही बताई कि भाई इसमें आप बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। आप जैसे ही हाँ मैनिपुलेट करने जाओगे, तो आप वो फिर आर्टिफिशियलिटी और उसको डिस्टर्ब करोगे, जो उसके सिस्टम को। और खासकर हाँ। जो मैकेनाइजेशन की आपने बात कही, तो हम्म, मैकेनाइजेशन से तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब हाँ मैं मैकेनाइजेशन से तो उसमें बंदे के बंदे भी हट जाते हैं। और जो ये हम्म पेस्टिसाइड्स और ये सिस्टम है, इससे तो पूरे के पूरी एक बायो लाइफ ही हट जाती है उस सिस्टम से। इवन जो हम्म बैक्टीरिया है, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और अ, जो कि आदमी की तो मतलब उसमें ही नहीं है, बस में ही नहीं है, तो वो सारी हम्म, चीजें ही उससे हट जाती है। ठीक। हाँ। तो जब फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्लस माइनस देखे, तो समझ आया हम्म, कि परमाकल्चर एक विधि है जो मुझे इस सब हम्म, में से बेस्ट लगी। परमाकल्चर एक जंगल टाइप अपने फार्म को बनाना, और जंगल हम्म, में जंगल जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, तो उसी तरीके ओके। से खेत को भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जंगल के सिस्टम पर ही करना, मुझे वो अच्छा लगा विधि। और ये हम्म, विधि सारी एक किताब थी वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, जे उससे हम्म, ये मैं इंस्पायर हुआ हूँ। जापानीज बुक है, हम्म, तो उसका हम्म, पंजाबी वर्जन भी है, अक्षय क्रांति। तो हम्म, वो बुक का काफी योगदान रहा है कि जो मेरी जर्नी है इसमें। तो उसको वहीं से ये समझ आई है कि खेती कोई धंधा नहीं है, ये एक जीवन जीने की शैली है। हमने कैसे जीवन जीना है, तो ये उसके हम्म, तरफ जाती है। जैसे अब आपको मैं एग्जांपल दूं कि मानिए कि यूरोप से इंडिया में दूध आने लग जाए, अभी तक तो बैन हाँ है, हाँ, अभी आ नहीं रहा है ना। हम्म, तो अब हाँ हाँ, हमारा जो हिंदुस्तान का किसान है, ये गाय हम्म, को कल को बीफ में कन्वर्ट नहीं करता फाइनेंशियली, है हम्म, ना। लेकिन यूरोप का फार्मर कर रहा है। तो हाँ हाँ, ये अब हाँ, ये हाँ, हम उन दोनों के दूध की प्राइसिंग सेम हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, समझे। बिल्कुल ये बिल्कुल। एक इमोशनल बात है, ये एक इमोशनल बात है कि जो अपना किसान होगा वो कैसे उसके सामने खड़ेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ दूध नहीं बेचता, वो बाद में बीफ भी बेचता है। यूरोप का किसान है। ओके अपना ओके ओके, किसान हाँ, सिर्फ दूध बेच रहा है, मक्खन बेच रहा है, उसने अपने अपने आप को लिमिट कर रखा है, अपने आप को लिमिट रखा है, क्योंकि उसकी फीलिंग है उसके हम्म, साथ जुड़ी हुई। क्योंकि वो बोलता है कि नहीं ठीक ठीक। यार, मेरा इतना ही हक बनता है, बस इससे आगे मेरा हक नहीं बनता, हाँ, है ना। तो नहीं अब देखिए वो, ये चीज, मैं ये हाँ एग्जांपल हाँ वो, इसलिए ला रहा हूं क्योंकि फैक्ट्री वाला ऐसे नहीं सोच पाएगा, फैक्ट्री वाला ऐसे नहीं हाँ हाँ, सोचता। फैक्ट्री वाला हम्म, बोलता है कि जो चीन में चल रहा है मैं भी वो करूंगा, जो यूरोप में चल रहा है जितना हम्म, हो सकता है मैं उतना करूंगा, एक्सप्लॉइट करूंगा सिस्टम को, हम्म, है ना। हम्म। उसमें फीलिंग नहीं आती, फैक्ट्री में फीलिंग नहीं आती, फैक्ट्री वाला फीलिंग के हिसाब से नहीं चलता, मतलब किसान हाँ तो फीलिंग के वो, हिसाब से ही चलता है। हाँ हाँ तो अभी क्या है ना, देखिए इसमें सही कह रहे हो आप। बैलेंस में तो क्या है ना, जो सारी टाइप की लाइफ्स हैं, सारे कैलकुलेशंस आप मनी की फॉर्म में, जैसे फैक्ट्री में वो करता है, हाँ मतलब उसको तो हाँ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ए टू जेड, बस वो उसको उसी में फिट कर देता है चीजों को। हाँ यहाँ पे क्या है ना, जब एक बिगर इकोसिस्टम का पार्ट है, बिगर इकोसिस्टम का एक सिस्टम अलाउ ही नहीं करता किसान को।
उसको पता है कि भाई ऑटोमेटिक चीजें, बहुत सारा चीजें ऑटोमेटिक चलनी है या एक्सटर्नल हम्म, पैरामीटर पे चलनी है, जिसमें मान लो हम्म, सनलाइट का भी रोल है। अब सनलाइट तो फ्री हम्म, की है ना, ऑक्सीजन का भी हम्म, रोल है। अब हम्म, फैक्ट्री मैं अब फैक्ट्री वाले को तो ये अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। अगर हम्म, किसान ये सोचने लगे कल को कि मुझे तो ऑक्सीजन भी नहीं छोड़नी है एनवायरमेंट, ये भी हाँ, मेरी है, ये मेरे को ये- मेरे पौधे ने छोड़ी है, ये तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तो हाँ, फिर तो बुरा हाल हो जाएगा धरती पे। मान लो हाँ, इतनी सारी। हाँ, इसका यूं है कि कुछ कुछ सर्टेन बैलेंस लेवल तक ये चीजें अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। तो ये पॉसिबल हम्म, ही नहीं है एक टाइप से देखा जाए तो। जो नेचर का हाँ, सिस्टम है उसको तो अपने हिसाब से चीजें चलानी है। उसको पता है कि भाई मुझे इनको कैसे बैलेंस रखना है, जो गैसेज हैं, हम्म, पानी का क्या सिस्टम बनाना है, और चीजें क्या हम्म, है। वो क्या है ना, वो आदमी की कैलकुलेशन है ना, बहुत शॉर्ट साइटेड है, छोटी है उसमें। वो शॉर्ट बस यूं साइटेड है। सोचता है कि हाँ, अभी जैसे उसने शॉर्ट साइटेड में सोच लिया कि गाय मेरे काम की नहीं है, बैल मेरे का हाँ, काम का नहीं है, केंचुआ मेरे काम का नहीं है, बैक्टीरिया मेरे काम का नहीं है। इसको पता थोड़ा ही था हाँ, कि मेरी हाँ, जमीनें ऐसी हो जाएंगी और मेरे को तो हाँ, फिर कल को कैप्सूल खाने पड़ेंगे। तो ये हम्म, भी हालत हो सकती है। हाँ। तो वो वही वही बात तो है ये ना, जो जब जब हम जो मॉडर्न बंदा है, जब वो खेती में आता है, तो उसको बहुत हम्म, कुछ सीखने को मिलता है कि खेती में बहुत सेल्फ इम्पोजिशन रूल्स भी हैं। अपना हमें अपना अपनी एथिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए खेती करने वाले की। और उसके हम्म, सामने पैसा पड़ा होगा, उसमें इतने एथिक्स होने चाहिए कि हाँ, मेरे सामने पैसा पड़ा है लेकिन मैं नहीं उठाऊंगा इसको, क्योंकि मुझे पता है दिस इज अनएथिकल। है ना, वो भी बेच हम्म, सकता है, वो तो नहीं गाय को मीट में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं यार, ये मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है। मेरे एथिक्स में इतना हम्म। यहाँ तक ही है, बस मेरा एथिक्स इधर तक ही है। तो इस पर क्या टाइप है ना, से। देखिए ये जो जब से खेती में बिजनेस की बातें और वेस्टर्नाइजेशन इम्पैक्ट हो गया ना, देखिए उसने हाँ, क्या करा, अपने इंडियन फार्मर को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर दिया है। मतलब हाँ, कंफ्यूजन कैसे हुआ, उसने ये तो कभी माना नहीं, वो तो ये दिल से मान नहीं पाया कि मुझे इस गाय को अ, जो वो कन्वर्ट करने हैं, वैसे कन्वर्ट करना है। पर उसने उसको छोड़ दिया। उसने हाँ, भी उस इकोनॉमिक्स के चक्कर में आके जबकि उसने वो उसका उसका भी एक साइंस है कि इकोनॉमिक्स भी बन सकती थी, पर उसने वो ट्राई नहीं किया। वो भी मार्केट हाँ, के उस चक्कर में आ गया और उसने गाय हम्म, को, बैल को, इन सबको छोड़ दिया। क्योंकि वो क्या है, हाँ, सीधा ट्रैक्टर पे शिफ्ट हो गया। भाई एक हाँ, अल्टरनेट है ना, एक मार्केट से आ गया कि ट्रैक्टर यूज करो। ठीक है। एक हम्म, अल्टरनेट मार्केट से आ गया कि यार आपको गाय पालने की क्या जरूरत है, ये तो आप बाजार से ले सकते हो। तो बाजार हम्म, ने क्या है, गाय वाला काम बाजार करने लग गया उसके लिए। पर हम्म, अब उसको क्या है, डिटेल में फार्मर को एग्रीकल्चर साइंस पता नहीं था कि जो इसके हम्म, गोबर से जो बैक्टीरिया आ रहे हैं, जो गोबर से इससे हम्म, खाद मिल रही है या और प्रोडक्ट्स, मतलब ये एक कंप्लीट पैकेज था। पर उसने क्या करा, खेती को गाय से इंटेग्रेटेड थी ये चीजें, इनको अलग अलग करके देखा। और जैसे हम्म, डाउन लेवल जाएंगे तो उसने क्या है, अपना जो जमीन का ह्यूमस है, बैक्टीरियल जो कल्चर होती है, जो दही में होता है जैसे कल्चर, अब सोचो दही से हम उसका कल्चर हटा दें, जैसे अभी हो रहा है आहिस्ता हाँ, आहिस्ता, एक हाँ, आर्टिफिशियल यस, कल्चर उसका स्थान लेता जा रहा है। नहीं तो आप हाँ, देखोगे अपने यहाँ, जैसे यही एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया, अपने यहाँ हम्म, मौसम के हिसाब से अलग अलग तरह की दही जमती थी। उसमें हाँ, अलग अलग चांसेस हैं कि माइक्रोफ्लोरा होता था सीजन के हिसाब हम्म, से या हमारी रिक्वायरमेंट, गट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्योंकि अपने हम्म, यहाँ तो टेम्परेचर अलग अलग रहता है ड्रेस्टिक। आज मान लो हम्म, 45 है, कल वही 10 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा। तो माइट भी हम्म, गट की रिक्वायरमेंट, बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। तो नेचर हम्म, का एक ऑटोमेटिक सिस्टम था जो कि सबसे हम्म, परफेक्ट ऑटोमेशन है। अब आदमी ने क्या है, वो अपना एक सिस्टम सा लगाया कि भाई ये 4 बैक्टीरिया लगाए, इससे 10 दिन शेल्फ लाइफ रहेगी दही की, और ये दही जमाओ, तो वो करने लग गए। अब वो क्या है, वही वही चीजें गांव में भी आ गई, तो गांव तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए। हाँ। तो वही है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो रही है लैंड की, तो वो जो इसका बेस खत्म हो जा रहा है, जो इसमें लाइफ कम हो हम्म। रही है। डे टू डे हमारी हाँ, सॉइल डेड हो रही है। तो तभी हाँ। डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो सारी लैंड अब डेजर्ट, जो भी पंजाब की तो मोस्टली लैंड काफी में वाटर का बहुत कमी होगी, अब डेजर्ट बन रहा है धीरे धीरे। तो हम्म, हम्म। ये चीजों को दिमाग में नहीं रख पा रहे हैं हम, जब जैसे जैसे मॉडर्न हो रहे हैं। तो ताकि उसकी ठीक। लाइफ भी हमने अच्छी रखनी है, लैंड भी एक लिविंग ऑर्गन है। तो उसको हम ऐसे नहीं ले हम्म, सकते कि इसको जितना मर्जी एक्सप्लॉइट कर लीजिए, इसने कुछ नहीं बोलना है। तो
ये सारा चीजें जब समझ आई तो ये पर्माकल्चर इसमें काफी अच्छा है। पर्माकल्चर के जो मेन एथिक्स हैं वो हैं अर्थ केयर, पीपल केयर, फेयर शेयर। तो सबसे पहले हमने ओके अर्थ ओके। की केयर करनी है, सबसे पहला काम है अर्थ केयर। फिर हमने हम्म पीपल हम्म, केयर सेकंड हम करेंगे। जो अगर अर्थ अच्छी रहेगी तो लोग अच्छे रहेंगे, फिर पीपल केयर, लोगों के बारे में ओके सोचना ओके, है। हाँ, फिर थर्ड होगा ठीक कि है ठीक। फेयर शेयर, मेरा शेयर भी इसमें है, तो मैंने अपना फेयर रखना है, हम्म, उसको अनफेयर नहीं कर सकते हम उसको शेयर को। तो मतलब जो मेन बैलेंस बना के रखना, आपका कहना ये है। बैलेंस बनाकर रखना है। साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि ये पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी हम इसको आगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में कंटिन्यू करेंगे। और इसमें आपने जैसे कि देखा परमाकल्चर से रिलेटेड और जिस तरह से जो फार्मिंग की प्रॉब्लम्स हैं, वो नई नई प्रॉब्लम्स एक के बाद एक हमारे सामने उभर के आ रही हैं। और काफ़ी हद तक मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन को भी हम उसका जिम्मेवार ठहरा सकते हैं, खासकर इंडियन कंटेक्स्ट में। मैं ये नहीं कहता कि भाई मॉडर्नाइजेशन और मैकेनाइजेशन बेकार है, पर एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जो कि एक एग्रीकल्चर साइंस, नेचुरल साइंस में, एग्रीकल्चर साइंस में ऑटोमेटिक प्रकृति का सिस्टम है और प्रकृति ही उसको आगे लेके चलती है। तो पार्ट 2 में हम इस डिस्कशन को और इसी टाइप की और इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और परमाकल्चर से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है उनसे रिलेटेड कंटिन्यू रखेंगे। और आई होप कि वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। मेरे ख्याल से हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये इंटरेस्टिंग है या वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसमें एक हम कस्टमर एंगेजमेंट्स की और कोऑपरेटिव मॉडल की भी बात करेंगे, कैसे कैसे अर्बन और रूरल जो डिवाइड है उसको कम किया जा सकता है, कि तभी यह इस चीज़ को हम आगे ले जा पाएंगे। और जैसे कि मोहनजीत जी ने बताया कि भाई एक परमाकल्चर का जो सिद्धांत है वो अर्थ केयर और पीपल केयर और फेयर शेयर, ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। कि भाई अर्थ केयर बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल है कि भाई इकोसिस्टम को ख़राब नहीं होने देना है। पीपल केयर, लोगों का भी उसमें पूरी कम्युनिटी का ध्यान रखना है। और आपस में फेयर शेयर उसमें रखना है, न कि ऐसा नहीं हो कि भाई किसान के पास हम कुछ भी ना छोड़ें और मिडल मैन ही सब कुछ उसमें जो भी है इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, मनी की टर्म्स में अगर देखें तो वो ले जाए। तो विद दीज वर्ड्स मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको पॉडकास्ट को आपने क्या इससे लर्निंग्स रही, क्या आपका अगर इसमें कोई डाउट है, कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे इसको और इम्प्रूव कर सकें, या आपके कमेंट से ही हम कुछ टॉपिक उठा सकें जिन पे हम और क्लैरिटी ला सकें। क्योंकि इस सेक्टर में जैसा कि हमने एंटायर डिस्कशन में बात की है कि बड़ा एक अवेयरनेस का बड़ा इशू है, जो लोगों में फूड को लेके, खेती बाड़ी को लेके अवेयरनेस का अभाव है। तो आपका अगर पार्टिसिपेशन रहेगा, कमेंट्स रहेंगे, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप आगे आने वाली जैसे पार्ट 2 और जो भी हमारी ये सीरीज़ है मेरा हीरो मेरा किसान में बने रहें। और हमारी पॉडकास्ट जैसे सब के लिए है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली फूड का कंज्यूमर तो हर कोई है, चाहे वो कोई भी है, मतलब थ्रू आउट वर्ल्ड, थ्रू आउट इंडिया, तो हर कोई कंज्यूमर है। और हमारा जो बेसिक, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हमारा जो बेसिक फोकस है वो हेल्थ, फूड और एनवायरनमेंट। तो हेल्थ, फूड और एनवायरनमेंट सब के मतलब की बातें हैं, इकोसिस्टम में विश्वास रखते हैं। नमस्कार।